ये पार्ट आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आया होगा। मियां नसरुद्दीन, कारण क्या है, आप लोगों की प्रतिक्रिया थी अच्छा पार्ट नहीं है, और जो अच्छे पार्ट नहीं लगते हैं उन्हें रुचिकर बनाकर पढ़ाना ही तो सबसे बड़ी बात है। तो अपन इसमें भी थोड़ा बहुत बेहतर कुछ निकाल ही देंगे, मेरे हिस्से का कुछ जोड़ के इसको अपन इंटरेस्टिंग बना ही देंगे। अब देखिए, इस पार्ट की राइटर है कृष्णा सोबती। एक दूसरे की गोद में नहीं मत बैठो, चलेगा, ठीक है ना। तुम दोनों तुम पीछे मत देखो। हम जब भी कब किसी को कहते हैं तो दुनिया पीछे देखती है, वो ये मान के चलती है कि हमें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, कि कहा उन्हीं को जाता है। कृष्णा सोबती देखिए, जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। मतलब कि गुलाम भारत में कृष्णा सोबती पैदा हुई थी और पाकिस्तान में उनका निवास स्थान था। प्रमुख रचनाएं उनकी है जिंदगी नामा, दिलोदानिस, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के। बादलों के घेरे इनका कहानी संग्रह, सभी कहानी संग्रह है। और बादलों के घेरे यदि कहानी आप पढ़ लो तो उसके बाद शायद पढ़ने के लिए कुछ शेष भी नहीं रहता है। इतनी शानदार कहानी है, लंबी कहानी है, 30-35 पेज की। क्योंकि हिंदी साहित्य में जहां तक कि मेरी बात है, मैं 3 कहानियों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, सबसे ज्यादा। मुझे लगता है कि 3 कहानी अपने आप में पूरा हिंदी साहित्य है। एक तो कमलेश्वर की लिखी हुई खोई हुई दिशाएं, एक निर्मल वर्मा की लिखी हुई परिंदे, और तीसरी है कृष्णा सोबती की लिखी हुई बादलों के घेरे। मैं सब इसलिए कह जाता हूं क्योंकि जिन चीजों को आप यहाँ पर कवि परिचय में पढ़ते हो, लगभग उन किताबों को मैं पढ़ चुका होता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में यदि कुछ किया तो सिर्फ ये किया कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी। तो मैं बात कर रहा था कि मैं अक्सर किसी भी इन चीजों के बारे में बड़े हक के साथ बोलता हूँ, क्योंकि पढ़ा है। पढ़ा यूं नहीं कि पढ़ के कोई बहुत बड़ा न्याल नहीं हो गया। पढ़ने का मतलब ये कि वो पढ़ना मेरी मजबूरी रहा होगा। पढ़े बिना मैं तब रह सकता था ना आज रह सकता हूँ। और तुम्हें पढ़ाने में मजा क्यों आता है? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के पहले ये नई चीजें जो होती है खुद भी तो पढ़नी पड़ती है ना, और वो रियल में मजा वो खुद को पढ़ने में आता है। यहाँ आपने देखा होगा कि मेरे बैग में हमेशा ही किताबें रहती है, नई किताबें आई है तो एक बार पढ़नी पड़ेगी। तो मैं कहीं दूर भी जाता हूँ तो बैग में किताबें ठूस लेता हूँ, कहीं भी मौका मिला निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। करना क्या, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक छोटी सी 2x2 फीट की जमीन, ऊपर छाया और दिमाग की कागज से किताब निकालो, पढ़ो, बस। ये चश्मा होना चाहिए, नहीं दिखता नहीं। इसके अलावा क्या चाहिए पढ़ने के लिए, बोलो? सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। मेरे पास सबसे कीमती चीज नहीं है, समय मेरे पास बहुत कम होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो कृष्णा सोबती प्रमुख सम्मान है साहित्य की अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। और 25 जनवरी सन 2019, लगभग 100 साल में 5 साल कम हो गए, काफी लंबे समय तक कृष्णा सोबती इस धरती पे रहे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखक और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपनी एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने क्या, कम लिखना और संयमित की मतलब कि शब्दों के ऊपर अंकुश होना चाहिए। शब्द खुले सांड की तरह नहीं होने चाहिए कि कुछ भी बक जाओ। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल साइट पे जो शब्द होते हैं वही तो मार देते हैं। कंट्रोवर्सी जो कहते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, किसकी वजह से होते हैं? शब्दों की वजह से। इसलिए सारगर्भित लिखा, इसलिए कृष्णा सोबती ने एक नया पाठक वर्ग तैयार किया। लंबी कहानी और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे कई यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, हसमत। ये उनके उपन्यास या कहानियों के प्रसिद्ध पात्र हैं। और ये पात्र हैं, जैसे गोदान का एक पात्र है होरी। गोदान यदि प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ो, होरी, जो उपन्यास पढ़ लेता है ये गोदान, उसके दिमाग में जिंदगी भर वो होरी चलता रहेगा। हालांकि होली कहीं है ही नहीं, पर उसे प्रेमचंद ने क्या किया, अपनी कलम से उसे क्या कर दिया, अमर कर दिया।
भारत पाकिस्तान पे जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। चूंकि कृष्णा सोबती ने विभाजन की त्रासदी को झेला था। खुद मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक भी नहीं मिलेगा। जिसके पैर न फाटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके एड़ियां नहीं फटती है तो एड़ी फटने का जो दर्द होता है वो दूसरों को पता भी नहीं चलता है। उस विभाजन के दर्द को झेला है कृष्णा सोबती ने। कुछ झोली झंडे लेके उन्हें पाकिस्तान से क्या होना पड़ा होगा, उन्हें यहां पर आना पड़ा होगा। तो इस विभाजन के बारे में, भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में कृष्णा सोबती ने जो लिखा, जिन लेखकों ने लिखा, उन सभी में सबसे ऊपर कौन है? कृष्णा सोबती। यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और विश्व साहनी के तबस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। देखिए, विभाजन की त्रासदी के ऊपर 3-4 लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। यदि पढ़ना हो तो राही मासूम रजा का आधा गांव ये मेरे पास है। यशपाल का झूठा सच ये मेरे पास थी पर वो कोई ले गया, दी नहीं। ये विभाजन की त्रासदी के ऊपर। और विश्व साहनी का एक उपन्यास जैसा है तमस, इसके ऊपर एक बहुत लंबी धारावाहिक भी बन चुकी है जो कि दूरदर्शन पे प्रसारित होती थी हमारे जमाने में, और वो बहुत ही शानदार धारावाहिक थी। और उसके अलावा इन 3 किताबों के अलावा कृष्णा सोबती की किताब जिंदगी नामा, वो उस विभाजन की त्रासदी को बहुत बेहतर ढंग से कहती है। संस्मरण के क्षेत्र में हम अस्मत् शीर्षक से इसकी कृति का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने एक संस्मरण की किताब निकाली जिसका नाम था हम अस्मत्। ये अपने आप में बेमिसाल है। इसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी, संस्कृत तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। और चूंकि जिन राइटरों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो उनकी लैंग्वेज में उर्दू आती है, उर्दू का बागपन। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें गजब की तहजीब होती है। दूसरी तरफ संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी बहुत किया इन्होंने। क्लिष्ट भाषा थी, बहुत कठिन भाषा थी, सबका मिक्सचर किया, पंजाबी भाषा का तड़का भी लगाया। ये कहानी, ये आपको संस्मरण शब्द चित्र इसलिए समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे उर्दू शब्द होंगे। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम अस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें उन्हें खानदानी महारत को बताते हैं। वे इस इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस संस्मरण में किसका जिक्र है? मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, समझना। शब्द चित्र उसका लिखा जाता है जिससे आप परिचित होते हैं। तो ये कृष्णा सोबती व्यक्तिगत रूप से उससे परिचय हुई। जैसे महादेव वर्मा ने जैसे संस्मरण की किताब लिखी अतीत के चलचित्र, वो क्या है, उनके जीवन में जितने भी लोग आए, चाहे गाय आई, चाहे बिल्ली आई, जो भी है, सबके ऊपर उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। तो ये व्यक्ति इनके जीवन में कहीं न कहीं इनको प्रभावित किया होगा। तो उसके साथ बिताए समय को कृष्णा सोबती ने लिखा है। हम चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। मियां नसरुद्दीन साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते हैं तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। मसीही का मतलब होता है मसीहा की तरफ, पर मसीहा यहाँ कोई नहीं। यहाँ पर जो लेखिका कह रही है कि हम यदि मटिया महल कोई जगह होगी उस तरफ से नहीं गुजर जाते हैं तो शायद हम मियां नसरुद्दीन को कभी देख ही नहीं पाते, या उनका जो मसीही अंदाज है, जीने का जो तरीका है, उस तरीके को शायद हम कभी समझ भी नहीं पाते हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े, मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकल पड़े। मोहल्ले का नाम है गड़ैया मोहल्ले। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख छिटके। तब एक अंधेरी सी दुकान थी जो आटे का ढेर, आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसका जब ढेर देखा तो हम रुक से गए। सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछते पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पे खड़े हैं।
पहले लगा कि सवैया बना रहे होंगे, पर जब इधर से उधर से पूछा तो जो खानदानी मतलब कि उनके पूर्वज भी यही काम करते थे, रोटियां बनाने का। तो खानदानी जो मियाँ नसरुद्दीन है उनकी दुकान पे खड़े थे। मियाँ मैसूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने की। नसरुद्दीन की खासियत क्या थी? 56 प्रकार की रोटियां। हमने तो 1-2 प्रकार की रोटियों का ही नाम सुना होगा, पर रोटियां भी 56 प्रकार की होती है, शायद हमें आज पता चला। देखते हैं, उन रोटियों का स्वाद ले लेते हैं थोड़ी देर में। हमने जो अंदर जाका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे। मियाँ नसरुद्दीन क्या कर रहे थे? बीड़ी के सुट्टे ले रहे थे। अब वो बीड़ी कौन सी होगी उस समय अपन को नहीं पता। मौसमों की मार से पका चेहरा, लाइन देखो, मौसमों की मार से पका चेहरा, क्या मतलब हुआ? मौसम आए चले गए गुजर गए, और बहुत सारे मौसम आए और गुजर गए, और एक हद के बाद जब मौसम ज्यादा ही किसी की जिंदगी में गुजर जाए तो इसका मतलब क्या होता है? उम्र दराज हो गया। इसलिए उनका चेहरा क्या है? पक गया। पका हुआ चेहरा मतलब किसी मटके को ज्यादा देर तक यदि आग में रखो क्या होता है? पहले लाल होता है, अच्छा पक जाएगा तो व्हाइट दिखाई देगा, फिर उसको रखो, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। होता कि नहीं होता है? तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया बोलापन। अब ये दोनों बात कह रहा है, काइया का मतलब कमी नहीं, एक जिसमें धोखा दिखाई देता हो, पर साथ में भोलापन। ये कैसे संभव है? हाँ, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। और ये पेशानी जो होती है कपाल, उसको देख के लग रहा था कि एक अच्छा कारीगर होगा, उसके तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई, फरमाइए। लेखिका ने गए जब तो समझा कि ग्राहक है, तो कहा फरमाइए, उर्दू शब्द है। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछते थे, आपको वक्त हो तो। क्या कहा? लेना कुछ नहीं था, ग्राहक समझा था, उसने कहा लेना तो कुछ है ही नहीं, कुछ सवाल पूछते थे। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है? उनका लहजा ही ऐसा था कि उसने कहा कि बिल्कुल निकाल देंगे आपके लिए वक्त, पर ये तो बताइए सवाल कौन से हैं। फिर घुरकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारनविस तो नहीं हो? अखबारनविस का मतलब कि पत्रकार तो नहीं हो कहीं? घूर के देखा, ये तो खोजियों की खुरापात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। क्या कहा? भाई अखबार के पत्रकार तो नहीं हो, और ये जो पत्रकारिता की जो खोज की है ना, तो फालतू लोगों की खुरापात है। हम तो जो अखबार निकालते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो उनका क्या काम होता है? अखबार निकालना या अखबार पढ़ना। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब वो कहे कि भले अखबार वाले हो, पर आप यहाँ तक तो आ गए और आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई, मतलब आपने मेहनत की, तो पूछिए जो पूछता है। पूछता यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म का मतलब कला, ज्ञान। ये पहला सवाल क्या दागा? ये अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना, ये इसकी कला, इसका जो ज्ञान है वो आपने कहां से प्राप्त किया? मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे फेरना मतलब ये अपनी जो कीकियां है यूं करके देखते हैं ना अपन, अंदर से हिलती है, उन्हें कहते हैं। तो अर्थात कि मियाँ नसरुद्दीन की निगाहें पूछने वाले पे ठहर गई। क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। उसने कहा कि मैं और कई दूसरों से सीख के आऊं, उसका अहम बोल रहा है यहाँ पर, अर्थात कि जो सीखा खुद ने सीखा। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, अर्थात कि मैं किसी जोहरी के पास रोटी की कला तो सीख नहीं सकता हूँ, किसी आईने बनाने वाले के पास तो ये कला सीख नहीं सकता हूँ। मैं किसके पास जाता ये कला सीखने के लिए? या रफरू रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? उसने कहा मैं किसके पास सीखने जाता रोटी बनाने की कला। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। क्या कहा? क्या आप भी बोल रहे हो? या फरमा दिया मतलब आप भी क्या बोल रहे हो? ये रोटियां बनाना तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद उस्ताद, वालिद का मतलब उनके जो पूर्वज, पहले के जो पिताजी दादाजी जो भी होगा, उस्ताद मतलब इनके जो उर्दू भाषा में जो सिखाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। तो जो भी सीखा अपने वालिद से सीखा, अपने पिताजी से सीखा। मतलब यह है कि अब घर से न निकले कि कोई पैसा इख्तियार करेंगे, कि उन्होंने हमें सिखाया क्यों? ताकि अब घर से नहीं निकल जाए, कोई दूसरा पेशा अख्तियार करेंगे, मतलब कि
स्वीकार करेंगे, हम किसी दूसरे पेशे में नहीं पड़ जाए, दूसरे काम में नहीं पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सिखाया। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। ठिये का मतलब ठिकाने पर। क्या कह रहे हैं कि पिताजी ने उनके पिताजी से पाया, मैंने मेरे पिताजी से पाया, और जब वालिद की मौत हो गई, पिताजी की जब मौत हो गई, तो आ बैठे उनके ठिकाने पर, मतलब कि उनकी गद्दी पर आके बैठ गया। उनकी पुश्तैनी दुकान पे आपके वालिद पूछा, आपके पिताजी, मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। भट्टी में गुम हो गई का मतलब ये हो गया कि उनकी जो आवाज है वो क्या हो गई, खो गई। भट्टी में गुम होने का मतलब उनकी आवाज क्या हो गई, कहीं खो सी गई। जब उन्हें उनके पिताजी को याद किया गया, लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। सिर हिलाते हुए फिर उन्होंने कहा कि आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत साई नान भाई गड़ैये वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। ये सब नाम है। उनके वालिद का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम था मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैये वाले, वो छोटा नाम है। नाम क्या था, मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैये वाले। और उनके वालिद यदि पिताजी के पिताजी मतलब इसके दादाजी, उनका क्या नाम था, आला नान भाई मियाँ कल्लन। ये इनके नाम थे। आपको इन दोनों में से किस किस की कोई नसीहत याद हो? जो लेखिका ने पूछा कि आपके दादा या आपके पिता, किसी कोई सीख आपको याद है क्या? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, इतनी बड़ी बात की है कि सीख क्या काम की, काम किससे आएगा, जब डूइंग, जब आप करोगे। आपको कोई शिक्षा दे दे ये करो, कोई आपको दे दे कि एक चार्ट बना के दे दे, अब वो कह दे कि बर्फी ऐसे बनाई जाती है, आपको बर्फी बनाने आ जाएगी? नहीं आएगी आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बार बनानी पड़ेगी। पहली बार बनाओगे तो बर्फी पत्थर की तरह बनेगी, कुत्ते भी नहीं खाएंगे। दूसरी बार बनाओगे तो हलवे की तरह बनेगी, वो जमेगी नहीं, चम्मच से खानी पड़ेगी। हो सके तीसरी या चौथी बार में जाके ठीक ठाक जमे। वो कैसे आएगा? जितनी भी ये जो खाना बनाने की थेरेपी है, वो जो भी है, रेसिपी है, सॉरी, वो सब यूट्यूब पे मिल जाती है। पर कितने प्रकार का खाना बना सकते हो? नहीं बना सकती हो। क्यों? चीजें सीखने नसीहत से नहीं आती है। चीजें किससे आती है? जब आप उन चीजों को खुद प्रैक्टिकली करोगे तब। बजा फरमाया है, बजा फरमाया मतलब कि ठीक फरमाया आपने। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। उसने कहा, लेखिका ने भट्टी की तरफ देखते हुए कहा कि आप ये तो बताइए कम से कम कि जब भी कभी आप इस काम पे लगे तो काम पे लगने के पहले कुछ तो सिखाया होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी से 2-3 कस खींचे, हाथ में बीड़ी थी, 2-3 सुट्टे ले लिए, बढ़िया बकाबक उन्होंने मुंह से धुआं छोड़ दिया, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। उसके बाद उनका जवाब आया, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। उसने कहा, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, आप जबरदस्ती मुझे मेरे मुंह में चम्मच डाल के बुलवाना चाहते तो सुन लीजिए। जब छोटा बच्चा कहीं सीखने जाता है तो जिससे सीखने वाला होता है उसे क्या कहता है? उस्ताद कहता है, गुरु कहता है। कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, जैसे अपन अ से अनार, वैसे ही उर्दू भाषा में वो भी वैसे शुरू करते हैं। जैसे हमारे अ से अनार चलता है, वैसे अ से अलिफ चलता है। ऐसे कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये उनके शब्द हैं, उनकी वर्णमाला है। तो इसलिए जब वो उस्ताद ही कहता है, गुरु ये कहता है, तो बच्चे रिपीट करते हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पे धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। और उस बीच यदि कोई गलत बोल दे तो क्या करता है उस्ताद का मतलब गुरु, क्या करता है? सर पे जोर से एक मारता है। और शागिर्द का मतलब शिष्य क्या करता है? परवान करता है, मतलब कि उन चीजों को और बेहतर से सीखता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, एक तो ये पढ़ाई होती है किताबों वाली, दूसरी बात बीच पे छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? बात तो इधर कर रहा है कि एक पढ़ाई तो ऐसी होती है, अ से अली, बे से बे, जिम, ये वाली, अ से अनार, क से कबूतर,
ख से खरगोश, एक तो पढ़ाई ये होती है। एक दूसरी पढ़ाई होती है कि ये कबूतर, बच्चे को बताया देखिए कबूतर है, किताबों से पढ़े जाकर बच्चे को बताया कि ये खरगोश है, जिंदा खरगोश, ये खरगोश है। जैसे बताया कि ये भूत है, जैसे जिंदा भूत है। तो ये एक तो एक रियलिस्टिक पढ़ाई होती है। ये बता ही रहा था तो मियां नसरुद्दीन की क्या बोलने की आदत थी। कोई गली से गुजर रहा होगा, मीर साहब कोई गुजर रहे थे, आवाज दी, और क्या है भाई साहब आज आए नहीं सुबह सुबह यूं। उनकी बात बीच पे छोड़कर मीर साहब ने सिर हिलाया, मियां अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। क्या कहा? अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। उसने कहा कि जब वापस लौट के आऊंगा तब बताऊंगा कि आज तुम्हारी दुकान पर क्यों नहीं आया। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे, तब लेखिका ने कहा कि आपने पहली पढ़ाई तो बता दी, अ से अलीफ अली, दूसरी पढ़ाई कैसी होती है। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया, सुकुरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, अब वो बता रहा है जैसे कि वो ऐसे बिल्कुल गहन हो गया, रहस्यमय हो गया, जैसे कि सुकुरात हो। उसने कहा दूसरी पढ़ाई कैसी होती है। देखिए, जब बच्चा मदरसे में जाता है, जैसे हमारे स्कूलें होती है ना, मुसलमानों के बीच में क्या होता है, मदरसे, वहां उनके होता है, सर 2 मिनट लूंगा बात, मदरसे, उस पे जाता है तो क्या सिखाते हैं, न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का। वो क्या कह रहा है, जब मदरसे में कोई पढ़ने जाता है न कच्ची पहली में बैठा, न पक्की में बैठा, न दूसरी में। पहले होता था ऐसा, कच्ची पहली पक्की पहली, हम वैसे ही पढ़े हुए हैं। अब तो नर्सरी LKG HKG हो गया। तो उसने कहा कि पहले कहीं पर भी तो नहीं जाता था, अब सीधा गया, सीधा तीसरी में चला गया। अब बताओ 3 क्लासों का क्या हुआ। क्लासों शब्द उसने अंग्रेजी को उसने उर्दू बना के बोला है। 3 क्लासों का क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पे डाकते। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ। बच्चा सीधा कूद के चला गया। यह बात मेरी समझ के बाहर है। तो लेखिका ने कहा मेरे को तो नहीं पता। इस बार सहाई नानभाई मियां कल्लन के पोते के अपने बचे कुछ दांतों से खिलखिला के हंस दिए, और जब पूछा और अगले ने जवाब नहीं दिया तो मियां नसरुद्दीन खुश हो गया। और सभी बहुत सारे जगह जगह उनकी दांतों के बीच में बहुत सारे खंडर बने हुए थे, बहुत गिने चुने दांत बचे हुए थे, और गिने चुने 2 दांतों को बताते हुए खिलखिला के हंस गए। और जब हम किसी का सवाल पूछते और अगले को नहीं आता है तो हमें अपने आप में प्राउड फील होता है। ये एक साइकोलॉजी है। तो वो हंस लिए, मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साफ हो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। उसने कहा मैंने ऐसा कोई टेढ़ा सवाल तो पूछा ही नहीं था, सीधा सवाल ही तो पूछा था। अब देखो मैं इसका बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लेता हूं। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम बट्टी बनाना ना सीखते, बट्टी को आज देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते हैं। क्या कहा उसने, पूछा तुम सीखे कैसे। तो उसने कहा यदि हमें बर्तन धोना नहीं आता, यदि हमें बट्टी बनाने नहीं आता,